हेलो फ्रेंड्स, जो कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट था उसमें हम ऑलरेडी 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले यूटिलिटी का बेसिक और कार्डिनल एनालिसिस के लिए डिस्कशन किया, जहां पे लोग इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि यूटिलिटी को नंबर में काउंट कर सकते, तो उसके लिए उन्होंने पहले हमें लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ाया, फिर कंज्यूमर सरप्लस था, फिर उसके बाद लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑर्डिनल अप्रोच, और ऑर्डिनल अप्रोच की जो थ्योरी आपको सिलेबस में दी है उसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है ये ऑर्डिनल कंसेप्ट है, और यहां पे माना जाएगा कि बीइंग अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट यूटिलिटी को नंबर में काउंट करना पॉसिबल नहीं है। और इस अप्रोच से फिर कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आता है, कैसे अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन रीच करता है, वो हमें यहां पे एक्सप्लेन किया जाएगा। लेट्स सी कि ऑर्डिनल कंसेप्ट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, ऑर्डिनल डिस्कशन क्या होता है, ये हम देखेंगे। जैसे कि मैंने बोला, यहां पे इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि यूटिलिटी को नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, सो इट इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो कैसे कंज्यूमर बिहेवियर जज किया जाएगा या स्टडी किया जाएगा, दैट इज कंज्यूमर, आप ध्यान दे सकते हो यहां पे प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर के प्रेफरेंस है। जैसे कि मुझे कोई एक चीज पसंद है, नहीं पसंद है, कम पसंद है, ज्यादा पसंद है, दो चीजें इक्वली पसंद है, इस बेसिस पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम देखा जाएगा कि मेरे प्रेफरेंसेस क्या है। जब मेरे पास अलग अलग गुड्स होते हैं, जैसे हमने देखा ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, बट उसमें से मैं किसको प्रायोरिटी देता हूं, इन प्रेफरेंसेस पे ये थ्योरी बेस्ड है। और ये प्रेफरेंसेस कौन डिसाइड करेगा, कंज्यूमर। जैसे कार्डिनल एनालिसिस में हमने देखा था द अमाउंट ऑफ मनी विच अ पर्सन इज रेडी टू पे, वो कंज्यूमर डिसाइड करता है। सेम वे यहां भी कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस के बेसिस पे ही इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन होगा। सेटिस्फैक्शन बीइंग अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन कैन नॉट बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। तो ये मानते हैं कि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को क्वांटिटेटिवली मेजर करना पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ क्वालिटेटिवली जज किया जा सकता है। और उसके लिए जो थियरी है उसी का नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। याद रखना, यहां पे लोगों का मानना है कि तुम ये नहीं बोल सकते जैसे कि कितनी अमाउंट यूटिलिटी हुई। जैसे डीएमयू में था कि सपोज प्रोडक्ट ए है, तो प्रोडक्ट ए में आपको 50 यूटिलिटी है, सी फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए जो है सपोज उसमें आपको 50 यूटिलिटी है, प्रोडक्ट बी में आपको 30 यूटिलिटी है। सो कंज्यूमर कैन टेल, अगर हम कार्डिनल में है तो हम बोल सकते हैं कि हमें ए ज्यादा पसंद है एंड बी कम पसंद है, बी में सेटिस्फेक्शन कम है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ए कितना ज्यादा पसंद है, प्लीज ध्यान रखना, हाउ मच, ये भी वो यहां बता सकता है कि ये जो प्रेफरेंस है ये 20 यूनिट्स का है, 20 यूटिल्स का है। बट इन ऑर्डिनल एनालिसिस, ये सब कार्डिनल का था, ऑर्डिनल एनालिसिस में कंज्यूमर सिर्फ ये बता पाएगा दैट ही लाइक्स ए मोर देन बी, बट ही कांट टेल बाय हाउ मच। ये ऑर्डिनल में पॉसिबल नहीं है कि कितने से ज्यादा पसंद है, ये ऑर्डिनल अप्रोच का पार्ट नहीं है। एंड यही चीज हमें इस पूरे एनालिसिस में देखनी है। तो ऑर्डिनल के जो प्रेफरेंसेस है, जैसे आपने ये इमेज में हमने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है, ये इमेज दैट यू कैन टेल दैट ग्रेटर देन, ज्यादा पसंद है, यू कैन टेल मोर देन, लेस देन, एंड इक्वल टू। आप ये बता सकते हो कि आपको ज्यादा पसंद है, कम पसंद है, इक्वली पसंद है, बट बाय हाउ मच इसका आंसर ऑर्डिनल अप्रोच में नहीं है। फिर ये पर्टिकुलर थ्योरी कैसे है, किसने दी है, ये सब हम देखेंगे। तो ये थ्योरी जिन्होंने दी है, जैसे हमने कार्डिनल एनालिसिस में डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने डीएमयू इक्वी मार्जिनल लॉ दी है, उसी तरीके से यहां ये दो आदरणीय लोगों ने दी है। अल्फ्रेड मार्शल भी आदरणीय थे, ये भी थे, ये जो है हिग्स एंड एलन। तो जो फर्स्ट पर्सन इज हिग्स एंड द सेकेंड वन इज एलन, इन दोनों ने ये ऑर्डिनल कंसेप्ट में इंडिफरेंस कर्व दिया है। वैसे अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे तो ऑर्डिनल कंसेप्ट का जो इनिशिएशन है कि शुरुआत में कि ऐसा कुछ हो सकता है, ये पैरेटो उन्होंने दिया था, और उनके काम को इन्होंने आगे बढ़ाया और ये इंडिफरेंस कर्व थ्योरी को कंप्लीट किया, जो ऑर्डिनल का बेस है। जैसे कार्डिनल में डीएमयू है, वैसे ऑर्डिनल में इंडिफरेंस कर्व है। बट एज यूजुअल हर इकोनॉमिक लॉ की तरह यहां भी कुछ अजम्पशंस है,
और ये अजम्पशंस आपको काफी अच्छे से पढ़ने हैं, बिकॉज अजम्पशंस से ही हम थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे। वहां पे भी जैसे हमने मनी मेजरमेंट के अजम्पशन से पूरी थ्योरी डिस्कस की थी, यहां पे भी इन अजम्पशंस का इंडिफरेंस कर्व थ्योरी पे काफी सारा इंपैक्ट रहने वाला है, तो इसको आपको काफी ध्यान से पढ़ना, समझना और सीखना है। सो लेट्स सी, कंज्यूमर इज रैशनल एंड possesses फुल इंफॉर्मेशन। ये बेसिक एजम्पशन है, सेम है वहां पे भी था कि कंज्यूमर रैशनल है और उसके पास पूरी पूरी इंफॉर्मेशन है कि कौन से प्रोडक्ट्स उसको खरीदने हैं, कौन से प्रोडक्ट से उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये इंफॉर्मेशन उसके पास है। सेकेंड, द कंज्यूमर इज कैपेबल ऑफ रैंकिंग ऑल कंसीवेबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू सेटिस्फैक्शन दे यील्ड। तो जैसे हमने देखा कि ये चीज जो है कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस पे डिपेंडेंट होती है। अगर आपको वर्ड याद है कंज्यूमर प्रेफरेंस, और कंज्यूमर ये प्रेफरेंसेस डिसाइड कर सकता है। मतलब अगर हम इस एग्जांपल में कंज्यूमर को बोले कि आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ए, बी, सी, डी, ई, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है कंज्यूमर के पास, तो कंज्यूमर हमें बता सकता है कि इनमें से कौन सी चीज है जिसका उसका फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकेंड प्रेफरेंस है, थर्ड प्रेफरेंस है। जरूरी नहीं कि वो ए बी सी डी इसी सीक्वेंस में हो, वो ये भी हो सकता है कि उसको सबसे ज्यादा पसंद सी है, तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस कि उसको सबसे पहले अगर इनमें से ही उसको चूज करना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी वो सी को देगा। हो सकता है कि उसके बाद वो बोले कि उसका सेकेंड प्रेफरेंस जो है वो ई है, उसका थर्ड प्रेफरेंस जो है वो ए है, फोर्थ प्रेफरेंस जो है उसका बी है और फिफ्थ प्रेफरेंस जो है उसका डी है। यही हो हर कंज्यूमर का जरूरी नहीं, बट जिसके लिए भी हम ये थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं उस कंज्यूमर को अपने प्रेफरेंसेस पता है, ही नोज व्हाट ही लाइक्स मोर एंड व्हाट ही लाइक्स लेस, और उसी बेसिस पे कंज्यूमर डिसाइड करता है कि कौन सी चीज, कौन से गुड्स उसको खरीदने हैं, कौन से गुड्स उसको नहीं खरीदने। अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ हिज चॉइस मेकिंग। आई होप आपको क्लियर है दो एजम्पशन कि उसके पास पूरा इंफॉर्मेशन और रैशनल है, और प्लस ही इज कैपेबल ऑफ रैंकिंग। याद रखना, वो काउंट नहीं कर रहा है कि उसको ए में कितनी यूटिलिटी मिल रही, बी में कितनी मिल रही, सी में कितनी, वो काउंट नहीं कर रहा, वो सिर्फ बता रहा है कि इसमें से उसको सबसे ज्यादा पसंद सी है। कितना कितना ज्यादा पसंद है ये वो यहां नहीं बता सकता, ये ऑर्डिनल है, उसका आंसर कार्डिनल में मिल सकता है, यहां नहीं। सो ये दो बेसिक एजम्पशन। और भी एजम्पशन है इसमें, पहला, अगला तीसरा है कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न। नाउ व्हाइल एनालाइजिंग दिस थ्योरी इट इज अज्यूम्ड कि कंजम्पशन पैटर्न जो है कंज्यूमर का वो कंसिस्टेंट है। से फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज तीन चार अलग अलग ऑप्शन है कंज्यूमर के पास, से फॉर एग्जांपल कंज्यूमर के पास चॉइस है बिटवीन ए एंड एफ, एंड कंज्यूमर लाइक्स ए, कंज्यूमर लाइक्स ए मोर देन एफ, कंज्यूमर को ए ज्यादा पसंद है। सपोज देयर इज अनदर चॉइस बिटवीन एफ एंड क्यू, ही लाइक्स एफ मोर देन क्यू। तो ए एंड एफ, अगर हमने कंज्यूमर को बोला कि आपको ये दो प्रोडक्ट्स या ये दो कॉम्बिनेशन के बीच में सिलेक्ट करना है, देन ही विल सिलेक्ट ए। अगर हम उसको बोलते हैं कि आपको एफ और क्यू में सिलेक्ट करना है, ही लाइक्स एफ। नाउ अब अगर उसको पूछा जाए कि आपके पास ऑप्शन है बिटवीन ए एंड क्यू, ये दोनों में से आपको कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा पसंद है, तो बाय लॉजिक इट मस्ट बी ए। तो अगर उसका प्रेफरेंस ए का ज्यादा है, ए में उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसीलिए मैंने मोर देन लिखा कि ए और एफ में उसका ए से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, एफ और क्यू में एफ से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। सो बाय लॉजिक, बाय कंसिस्टेंसी, अगर उसको ए और एफ में ए, एफ और क्यू में एफ पसंद है, तो जब ए और क्यू का कंपैरिजन आएगा तो उसको ज्यादा पसंद आएगा ए। दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग दिस अजम्पशन कि उसका जो कंजम्पशन पैटर्न है वो कंसिस्टेंट है। अगर हम इस सिचुएशन में बोले कि उसको क्यू ज्यादा पसंद है, तो फिर क्यू एज अ प्रोडक्ट ज्यादा पसंद है, तो फिर ये पैटर्न जो है उसका कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। एंड दैट्स व्हाई याद रखना, कंजम्पशन जो है उसका कंसिस्टेंट पैटर्न से होना चाहिए। एंड लास्ट अजम्पशन, मोर क्वांटिटीज गिव मोर सेटिस्फेक्शन। मतलब अगर हम कंज्यूमर को ऑप्शन दे, ऑप्शन ए या ऑप्शन 1
जहां उसके पास अलग अलग गुड्स है। ऑप्शन ए में ही हैज गुड्स ए 100 and goods B say 50. This is option 1. And in second option he has goods A for 130 and goods B as 60. Goods B as 60. So अगर हम इस ऑप्शंस को अच्छे से देखें, ऑप्शन 2 has more quantities. ऑप्शन 2 हैज मोर क्वांटिटीज, ज्यादा क्वांटिटी जो है वो मोर क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी जो है वो उसका ऑप्शन ए में सॉरी ऑप्शन 2 में है। तो अगर इन दोनों के बीच में सिलेक्ट करने के लिए बोला तो कंज्यूमर का ज्यादा सेटिस्फेक्शन रहेगा सेकेंड ऑप्शन, बिकॉज इट कंटेन्स मोर क्वांटिटीज। तो ये चारों अजम्पशंस बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहला assumption जो हमने देखा था that consumer is rational and possesses full information. Second, consumer is capable of ranking the assumptions. Third, consistent consumption pattern, उसका consumption pattern जो है consistent रहेगा and more quantities will give him more satisfaction. तो ये basic assumption, इन 4 basic assumptions पे आपका ये पूरा जो theory है indifference curve का वो based है। So let's check. देखते हैं आपको क्या थ्योरी दिया है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में, मॉड्यूल में रीड कर लेते हैं कि क्या दिया है। इन द लास्ट सेक्शन वी हैव डिस्कस द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ डिमांड, अ वेरी पॉपुलर अल्टरनेटिव एंड मोर रियलिस्टिक मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग कंज्यूमर्स डिमांड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यूज्ड अ डिफरेंट टूल, नेमली इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कंज्यूमर बिहेवियर, टू एनालाइज द कंज्यूमर बिहेवियर। दिस अप्रोच टू कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन, important is based on consumer preferences. It believes that human satisfaction being a psychological phenomena cannot be measured quantitatively. तो ये ordinal approach है जो मानता है कि quantitatively count नहीं कर सकते in monetary terms, as was attempted in Marshall's utility analysis. In this approach, it is felt that it is much easier and scientifically more sound to order preferences than to measure them in terms of money. तो आप प्रेफरेंसेस को रैंक कर सकते हो इंस्टेड ऑफ काउंटिंग, बस काउंटिंग करना प्रैक्टिकली काफी मुश्किल है या इम्पॉसिबल है। द कंज्यूमर प्रेफरेंस अप्रोच इज देयरफॉर एन ऑर्डिनल कंसेप्ट बेस्ड ऑन ऑर्डरिंग ऑफ प्रेफरेंसेस कंपेयर्ड विद द मार्शल्स अप्रोच ऑफ कार्डिनलिटी। assumptions underlying the indifference curve approach. तो indifference curve में कुछ assumptions होते हैं, पढ़ेंगे हम one by one. First, the consumer is rational and possesses full information about all relevant aspect of economic environment in which he lives. तो rational है और उसके पास पूरी information है. Second, the indifference curve analysis assumes that utility is only ordinally expressible. The consumer is capable of ranking all conceivable combination. वो उनको rank कर सकता है of goods according to the satisfaction they yield. Thus, if he is given various combinations, say A, B, C, D, and E, he can rank them as first, second, and so on. However, if consumer happens to prefer A to B, he cannot tell quantitatively how much he prefers A to B. तो ये डिस्कस किया हमने, अगर वो A को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है तो ये नहीं बता सकता by how much, cannot tell quantitatively by how much, कितने से ज्यादा पसंद है ये बताना पॉसिबल नहीं है. Third, consumers' choices are assumed to be transitive. If the consumer prefers combination A to B, he prefers A to B, B to C. तो A और B में उसको A पसंद है, B और C में उसको B पसंद है, then he must prefer combination A to C. तो between A and C, definitely he will like A as more. In other words, he has consistent consumption pattern. उसका consumption pattern consistent रहेगा between his own choices. ये उसकी खुद की choices है और इन्हीं assumptions के साथ हम ये theory prove कर सकते हैं कि exactly यहाँ क्या दिया है. So this is the base of the entire discussion. ये अच्छे से ध्यान रखना और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना कि क्या दिया है. Let's check कि इंडिफरेंस कर्व एज अ कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या हो सकता है. ऑर्डिनल कंसेप्ट का बेसिक हमने देखा, जिसमें हमने उसके अजम्पशंस क्या होते हैं वो देखे. अजम्पशंस पे ही ये पूरी थ्योरी बेस्ड है. बट अब हम देखेंगे एग्जैक्टली कि इस इंडिफरेंस कर्व
में होता क्या है, ये इंडिफरेंस कर्व एग्जैक्टली क्या है। तो ये जो डायग्राम आपके सामने बना है, ये दिख रहा है आपको, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। बट ये है क्या, मतलब ठीक है ये इसका नाम इंडिफरेंस कर्व है, बट ये कर्व क्या है, तो ध्यान से सुनना है। एन इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व which represents all those combination of two goods which give same satisfaction to the consumer. Important चीज, ये combinations है of two goods, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन, और ऐसे कॉम्बिनेशन विच गिव्स सेम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ध्यान रखना, ये जो भी गुड्स हमको, या ये जो भी इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस है, ये एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स के लिए पॉसिबल है। रीजन बीइंग, ये एनालिसिस हम कर्व पे देखने वाले हैं, और उसके लिए आपको एक्सेस है, जो दो ही आपके पास पॉसिबल है, एक्स एंड वाई। अब अगर एक्स और वाई ये दो ही एक्सेस आपके लिए पॉसिबल है, तो सीधी सी बात है सिर्फ दो गुड्स ही रहेंगे। इवन इफ अगर आप चाहते हो कि दो से ज्यादा गुड्स आप उसके लिए एनालाइज करो, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है वहां पे, दैट कि उन सारे गुड्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर दें, तभी जाके ये इंडिफरेंस कर्व हो सकता है। तो सिर्फ दो गुड्स है, बट इंटरेस्टिंग चीज है, ये दो गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन है जिन पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है सेम है। मतलब अगर आप डायग्राम में ऑब्जर्व करते हो, या दो ऑप्शंस दिए आपको ए बी, याद रखना ए और बी ये कॉम्बिनेशन है। इन कॉम्बिनेशन पे कुछ गुड्स एक्स है, कुछ गुड्स वाई है, अलग अलग क्वांटिटीज है। ए पे वाई की क्वांटिटी ज्यादा है, बी पे वाई की कम क्वांटिटी है, एक्स पे अगर आप देखोगे तो ए कम बी ज्यादा, व्हाटएवर। बट इन दोनों कॉम्बिनेशन में मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है कंज्यूमर को सेम है। और जरूरी नहीं कि ये दो, मतलब अगर मैं यहां बीच में कहीं एक और ऑप्शन ले लू सी, जिसमें कुछ एक्स की क्वांटिटी, कुछ वाई की क्वांटिटी है, कुछ एक्स की क्वांटिटी है, अगर मैं एक और कोई ऑप्शन ले लू डी, जहां पे भी कुछ वाई है कुछ एक्स है, तो कितने भी कॉम्बिनेशन, याद रखना यहां अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, कितने भी कॉम्बिनेशंस ले, इन सब पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है सेम है। सो कंज्यूमर गेट्स सेम सेटिस्फेक्शन, यहां मिलने वाला कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन सेम है। और इसीलिए याद रखना, इसीलिए ये ऑप्शंस के बीच में, मतलब अगर हम कंज्यूमर को ऑप्शन दें कि ये ए बी सी, ए ऑप्शन ए बी सी डी, इन सब पे ये सारे के सारे एक ही इंडिफरेंस कर्व पे है, तो इसका मतलब ये हुआ दैट कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अमंग देम। इनडिफरेंट होना मतलब कोई फर्क ना पड़ना। अगर एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे कंज्यूमर को बोला जाता है ए बी सी डी, इनमें से कुछ सिलेक्ट करना है, तो वो कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है, क्योंकि उन सब में उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम है। तो अगर हमने कंज्यूमर को बोला ए देंगे बी नहीं, तो भी चलेगा, बी की जगह सी, सी की जगह डी, ये सारी चीजें उसको चल सकती है, क्योंकि सब में मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम है। तो ये बेसिक है इंडिफरेंस कर्व का मतलब। अब याद रखना, ये इंडिफरेंस कर्व ऐसा ही क्यों है, ये हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे वन बाय वन, लॉजिक बाय लॉजिक, की क्यों ये ऐसा ही बनता है। बट इसमें और भी एक पॉसिबिलिटीज है जो हमें देखना है। याद रखना, कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व के बेसिस, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी के अजम्पशन में हमने देखा कि कंज्यूमर रैशनल है, उसको पूरा नॉलेज है, और वो अपने खुद के प्रेफरेंसेस डिसाइड कर सकता है। और क्योंकि वो खुद के प्रेफरेंसेस डिसाइड कर सकता है, तो जरूरी नहीं कि वो खुद के लिए एक ही ऑप्शन या एक ही पॉसिबिलिटी देखे। कंज्यूमर खुद के लिए मल्टीपल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की पॉसिबिलिटीज देख सकता है। इसीलिए अगर वो एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज देखता है, तो उसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। अब ये कैसे कंसेप्ट है, क्या है, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना है। सपोज कंज्यूमर के पास दो गुड्स है, गुड्स वैसे भी हम ये दो ही गुड्स के लिए देख रहे, गुड्स एक्स, गुड्स वाई, गुड्स एक्स और गुड्स वाई, और उसके पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए एंड बी। तो कॉम्बिनेशन ए और बी की हम बात करते हैं कि सपोज ए कॉम्बिनेशन में उसके पास 100 यूनिट्स है एक्स कमोडिटी के, और उसी ऑप्शन में वाई के उसके पास 10 यूनिट्स है। सपोज ऑप्शन बी, याद रखना ये दोनों एक ही इंडिफरेंस कर्व है, मतलब उन पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है वो
सेम है, तो सपोज मान लिया जाए कि एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें x के 10 यूनिट है और y के 100 यूनिट्स हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन में मिलने वाला उसका सेटिस्फेक्शन सेम है। सपोज हम कुछ और कॉम्बिनेशंस देखते हैं, जैसे P एंड R। वही दो गुड्स है, हमारे गुड्स वही है X एंड Y। यहां P 200 है और Y 20, और R में जो X ऑप्शन P ऑप्शन में 220 और यहां पे R ऑप्शन में 20 एंड 200। अब इतना पक्का है, और मैं ये बोल रहा हूं कि ये P और ये दोनों सेम इंडिफरेंस कर्व पे है, तो इनका सेटिस्फेक्शन सेम है। मतलब आपस में अगर मैं देखूं A और B दोनों में सेटिस्फेक्शन सेम है, P एंड R इन दोनों में भी सेटिस्फेक्शन सेम है। नाउ क्वेश्चन इज, क्या इन चारों पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम है? सिचुएशंस आपके सामने हैं। हमने एक ऑप्शंस A और B देखे, जो एक इंडिफरेंस कर्व है, ये कंज्यूमर की प्रायोरिटी से ही डिसाइड हुए हैं। फिर उसी कंज्यूमर की एक और प्रायोरिटी डिसाइड हुई जहां इक्वालिटी है सेटिस्फेक्शन की, P और R। तो A और B आपस में इक्वल सेटिस्फेक्शन है, P एंड R आपस में इक्वल सेटिस्फेक्शन है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, क्या ये चारों का सेटिस्फेक्शन सेम है या नहीं है? आपस में A और B का आपस में है, P एंड R का है, बट क्या ये चारों का सेम है? द आंसर इज नो, इट्स अ बिग नो। ये चारों पूरे की पूरी इक्वल नहीं है। और अगर आपने एक और एजम्पशन पे ध्यान दिया होगा, शायद किसी ने अब तक नोट कर लिया होगा, जो P एंड R कॉम्बिनेशन हमने देखे, दे हैव मोर क्वांटिटीज, they have more quantities as compared to A and B. A and B has less quantity. यहां जो क्वांटिटी है वो कम है। मतलब ये कि A और B में कम सेटिस्फेक्शन है और P एंड R में ज्यादा। हमने एक एजम्पशन देखा था, मोर क्वांटिटीज गिव मोर सेटिस्फेक्शन। ये तो क्लियर है कि A, B और P, R ये आपस में एक, चारों के चारों एक इंडिफरेंस कर्व का पार्ट नहीं। तो A और B एक इंडिफरेंस कर्व का पार्ट है, P एंड R एक दूसरे का पार्ट है, बट चारों एक इंडिफरेंस कर्व पे नहीं आएंगे, अलग इंडिफरेंस कर्व पे आएंगे। और याद रखना, ये भी कौन डिसाइड करेगा? तो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस पे ही ये डिसाइड हो रहा है। और इसीलिए जो कंसेप्ट आता है, इट्स कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। तो अब अगर आप इस कंसेप्ट पे ध्यान देते हो, तो यहां पे आप देख सकते हो, देयर आर 3 इंडिफरेंस कर्व, IC1, IC2, IC3, और ये तीनों प्रेफरेंसेस है कंज्यूमर के। अगर हम देखें तो जितना हाइयर कर्व पे जाओगे, जैसे 1 और 2 में 2, 2 और 3 में 3, जितना हाइयर हम जाएंगे, जितना हाइयर जाएंगे उतनी ज्यादा क्वांटिटी उसमें है। आई होप आपको एक्स और वाई एक्सिस के जो बेसिक लॉजिक है वो याद है कि एक्स और वाई से अगर आप राइटवर्ड ऊपर जा रहे हो, इसका मतलब हाइयर इंडिफरेंस कर्व में मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, और उसका रीजन इट हैज मोर क्वांटिटीज। और ये कंज्यूमर खुद के लिए प्रेफरेंस डिसाइड कर सकता है। मतलब अगर मेरे पास कुछ कॉम्बिनेशन है जो आपस में इक्वल है, जैसे मैं अगर यहां पे ड्रॉ करता हूं IC1 पे, अगर मैं कॉम्बिनेशन A लेता हूं, यहां B लेता हूं, यहां C लेता हूं, तो इसका मतलब A, B और C इनमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम है। मैं अगर IC3 इंडिफरेंस कर्व 3 पे मैं ऑप्शन लेता हूं P, Q, R, तो इसका मतलब P, Q, R इनमें ज्यादा इक्वल सेटिस्फेक्शन है आपस में, इन तीनों पॉइंट्स में, क्योंकि P, Q, R ये तीनों एक इंडिफरेंस कर्व पे है IC3, A, B, C एक इंडिफरेंस कर्व पे है। बट हम देख सकते हैं 1 और 3 के कंपैरिजन में 3 विल हैव मोर क्वांटिटीज, एंड दैट्स व्हाई IC3 गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन देन IC1 और 2। सो जितना हाइयर इंडिफरेंस कर्व रहेगा उतना सेटिस्फेक्शन ज्यादा। ये ध्यान रखना, जितना हाइयर इंडिफरेंस कर्व उतना सेटिस्फेक्शन ज्यादा, और ऐसा होने का रीजन मोर क्वांटिटीज गिव मोर सेटिस्फेक्शन। जितनी क्वांटिटीज ज्यादा रहेगी उतना सेटिस्फेक्शन ज्यादा। और इस तरीके से मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व निकालना, एक ही कर्व पे गुड्स नहीं बदले, गुड्स वही है एक्स एंड वाई, बट एक ही डायग्राम पे इस तरीके से मल्टीपल प्रेफरेंसेस निकालना, इसीलिए हम यहां बोल रहे हैं इसको इंडिफरेंस मैप।
तो आप एक कर्व निकालो, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। मल्टीपल कर्व एक ही इंडिफरेंस कर्व पे निकाल, एक ही ग्राफ पे निकालो, उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नाउ अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट होने वाले हैं और बिल्कुल अटेंशन के साथ आपको सुनना है, वन बाय वन। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि इंडिफरेंस कर्व ये ऐसे ही क्यों निकलते हैं, उसका लॉजिक और एग्जांपल्स हमको देखने हैं, तो ध्यान से सुनना जरूरी रहेगा। तो इसके लिए हम एक टेबल देखेंगे और ये टेबल से ही आगे आपका डायग्राम एनालिसिस एक्सेट्रा आएगा, एंड देन यू विल नो टू यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इंडिफरेंस कर्व ऐसे क्यों होते हैं। बट टेबल स्टार्ट करने के पहले मैं वापस एक बार बोल दूं, इंडिफरेंस कर्व जो थ्योरी है दैट इज डिपेंड अपॉन सर्टेन assumption दैट कंज्यूमर इज रैशनल, नॉलेजेबल, वो खुद के प्रेफरेंसेस डिसाइड कर सकता है, मोर क्वांटिटीज गिव मोर सेटिस्फेक्शन एंड दीज आर कंसिस्टेंट, उसका पैटर्न जो है वो कंसिस्टेंट है। ये उसके assumption थे। और इंडिफरेंस कर्व माने क्या, इंडिफरेंस कर्व क्या करता है, इट शोज ऑल कॉम्बिनेशंस, ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स हिम सेम सेटिस्फेक्शन। हर कॉम्बिनेशन पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है उसका वो सेम है। बट अब ऐसे ही कर्व क्यों आता है उसके लिए हम ध्यान देंगे। तो हम एक टेबल कंसीडर कर रहे हैं जहां पे दो गुड्स हम कंसीडर कर रहे हैं, एक फूड, आप देख सकते हो यहां पे फूड, दूसरा ऑप्शन है क्लोथिंग। यहां पे कुछ लिखा है MRS, ये क्या है वो आप समझ जाओगे इसी डिस्कशन में। और यहां पे कॉम्बिनेशन है, तो वी हैव फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए जहां पे एक फूड एंड 12 क्लोथिंग, 1 फूड एंड 12 क्लोथिंग, ये ऑप्शन आपके सामने है। नाउ अब अगर हम किसी कंज्यूमर को पूछते हैं, ध्यान से सुनना, दैट इफ वी गिव हिम वन मोर फूड, अगर हम उसको एक और फूड दे तो कितने क्लोथिंग वो सैक्रिफाइस करेगा सो दैट मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है सेम है। वापस सुनना है, हम कंज्यूमर को पूछ रहे हैं कि हम आपको एक और फूड बढ़ा के देते हैं, अभी एक है हम एक और बढ़ा के देंगे, बट इसके बदले फिर आप कितने क्लोथिंग सैक्रिफाइस करोगे सो दैट आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। फिर यह क्वेश्चन आता है कि सर सैक्रिफाइस क्यों करना है, क्यों छोड़ना है, उसको क्लोथिंग चाहिए 12, उसको फूड बढ़ाना है बट क्लोथिंग सैक्रिफाइस नहीं करना है। बट अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सुनो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ए है और कॉम्बिनेशन बी है, फूड क्लोथिंग, ये 1 और 12 है। अब अगर हमने इसको एक और फूड बढ़ा के दे दिया 2 और क्लोथिंग जो है वो सेम रखा 12, तो कॉम्बिनेशन ए में ज्यादा क्वांटिटीज हो गई, क्योंकि आप देख सकते हो क्लोथिंग तो 12 और 12 सेम ही है, बट फूड जो है कॉम्बिनेशन बी में, सॉरी ए में लेस क्वांटिटी हो गई और बी में मोर क्वांटिटी हो गई। कंपेयर, क्लोथ तो सेम था बट फूड का देख सकते हो आप ज्यादा क्वांटिटी है, और हमारा फिर एजम्पशन फॉलो नहीं होगा। कौन सा एजम्पशन, मोर क्वांटिटीज गिव मोर सेटिस्फेक्शन। बट हमें ये एक ही कर्व पे निकालना है, ये जो कॉम्बिनेशन हम बनाने वाले एक ही कर्व पे निकालने वाले हैं, और इंडिफरेंस कर्व पे हर कॉम्बिनेशन का सेटिस्फेक्शन क्या होगा, सेम। भूलना मत, इंडिफरेंस कर्व गिव्स all those combination of two goods which gives same satisfaction, and while increasing food in combination, अगर हमने फूड बढ़ाते वक्त क्लोथिंग कम नहीं किया तो फिर वो जो दो ऑप्शंस है वो सेम सेटिस्फेक्शन वाले नहीं होंगे। बट हमें तो सेम सेटिस्फेक्शन वाला चाहिए। क्वेश्चन, क्या कंज्यूमर ये बता सकता है? डेफिनेटली बता सकता है, क्योंकि कंज्यूमर रैशनल है। तो पहली चीज, अगर कॉम्बिनेशन में दो गुड्स के कॉम्बिनेशन में एक बढ़ता है एक बढ़ेगा, जैसे हम अभी यहां पे बढ़ा रहे हैं फूड, तो डेफिनेटली क्लॉथ कम करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया तो फिर वो सेटिस्फेक्शन सेम नहीं होगा, और हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए सेम। और इसीलिए एक बढ़ेगा कम होगा। अगर आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, ये रिलेशन होता है इनवर्स, और इसी वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप रहेगा डाउनवर्ड, क्योंकि कॉम्बिनेशन में एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। और अगर ऐसा नहीं किया हमने, एक बढ़ाया और दूसरा कम नहीं किया, तो सेटिस्फेक्शन सेम नहीं होगा, फिर वो एक इंडिफरेंस कर्व पे नहीं रहेगा। और इसीलिए अगर हम एक ही इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो एक बढ़ाएंगे तो दूसरा कम करेंगे। तो यहां पे हम देखते हैं अगला कॉम्बिनेशन बी, जहां पे
फूड 2 है तो 1 से 2 हो गया, और क्लोथिंग जो है वो 6 है। मतलब कंज्यूमर को हमने पूछा कि एक फूड के बदले आप कितना क्लोथिंग सेक्रीफाइस कर सकते हो, तो उसने बोला कि हम 6 क्लोथिंग सेक्रीफाइस कर सकते हैं। और इसी वजह से यहां पे ए फूड बढ़ा और क्लोथिंग कम हो गया। अब क्वेश्चन रिमेन्स, ये 6 तो आपने लिखा है सर, क्या ये ज्यादा या कम हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। ये हर पर्सन टू पर्सन अलग रहेगा। हो सकता है कि कोई पर्सन इसके लिए 5 यूनिट सेक्रीफाइस करे और ये 6 की जगह 7 हो जाए, कोई यूनिट 8 करे। ये हर किसी का अपना अपना प्रेफरेंस हो सकता है, लेकिन इतना पक्का है कि बी कॉम्बिनेशन में जो भी क्लोथिंग है इट इज ऑलवेज लेस देन 12। ये जो भी रहेगा ये 12 से कम ही रहेगा। क्यों कम रहेगा? क्योंकि अगर वो कम नहीं हुआ तो सेटिस्फेक्शन सेम नहीं रहेगा, इसीलिए ये पार्ट है। अब 1 यूनिट ऑफ फूड बढ़ाने के लिए, 1 यूनिट ऑफ फूड बढ़ाने के लिए 6 सैक्रिफाइस कर दिए हमने। ये जो 6 यूनिट है सैक्रिफाइस किए हैं कंज्यूमर ने क्लॉथिंग के, इस सैक्रिफाइस को ही बोला गया है MRS, जिसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कि 1 यूनिट बढ़ाने के लिए, एक क्वांटिटी का 1 यूनिट बढ़ाने के लिए दूसरे का कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं एमआरएस, मार्जिनल। ये वर्ड याद होगा 1 यूनिट के लिए, तो एक फूड गेन करने के लिए कितना क्लॉथिंग सैक्रिफाइस हुआ, उसी को बोलते हैं उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो यहां पे है 6 यूनिट्स। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं कि कंज्यूमर को पूछा जाए कि उसको एक और यूनिट फूड का बढ़ा के दे रहे हैं 2 से 3, तो कितने क्लोथिंग वो सैक्रिफाइस करेगा, तो इस बार वो सैक्रिफाइस कर रहा है 2, और जो क्लोथिंग बचे है उसके पास वो है 4। मैं वापस बता दूं, ये कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस, हर कंज्यूमर अपने अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। एंड लास्ट वन डी, कि अगर एक और यूनिट आपको दिया जाए फूड का, तो और कितने क्लोथिंग सैक्रिफाइस कर सकते हो, तो 1 सैक्रिफाइस कर रहा है। हर बार कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस हो रहा है, मतलब फूड बढ़ रहा है, क्लोथिंग कम हो रहा है, और इसीलिए रिलेशन इनवर्स है और इसलिए स्लोप डाउनवर्ड है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे अगर आप देख सकते हो, हर बार ये सैक्रिफाइस करने का रेट, जिसको हमने नाम दिया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो कम होते जा रहा है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होते जा रहा है। अब ये कम ही क्यों हो रहा है? बिकॉज जैसे जैसे इंडिविजुअल कमोडिटी बढ़ती जाती है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती है। तो शुरू में फूड बहुत कम था और क्लोथिंग बहुत ज्यादा, तो एक फूड के लिए 6 क्लोथिंग छोड़ दिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, क्या फर्क पड़ रहा है, बट फूड बहुत कम है। अब जब फूड 2 से 3 हुआ, तो अब जो तीसरे फूड से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो सेकेंड वाले से कम है। और याद रखना, कितना कम है वो हमें नहीं पता, हमको इतना पता है कि जो फर्स्ट सेकेंड के कंपैरिजन में थर्ड से आने वाला सेटिस्फैक्शन कम है। तो अब मुझे अगर कम सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, तो मैं ज्यादा चीजें सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। जैसे पहली बार मैंने एक फूड के लिए 6 क्लोथिंग सैक्रिफाइस कर दी, बट थर्ड यूनिट के लिए मैं 6 क्लोथिंग सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं हूं, मैं सिर्फ 2 क्लोथिंग सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूं। और ये जो मेरा देने का रेट कम हो रहा है, कार्डिनल एनालिसिस में इसी को मनी टर्म्स में दिखाया गया। कार्डिनल में भी ये लॉजिक था, द अमाउंट ऑफ मनी विच अ पर्सन इज रेडी टू पे रादर देन गो विदाउट अ कमोडिटी, ये उसका मार्जिनल यूटिलिटी था। तो पहले यूनिट के लिए जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, पहले यूनिट के लिए 700 है, सेकंड के लिए 600, थर्ड के लिए 500, इसके लिए 400। उस केस में क्या हो रहा था, आप हर कमोडिटी के लिए पैसा देते और हर बार आपके पैसे देने की इच्छा कम कम हो रही थी, 700, 600, आई होप याद होगा, 700, 600, 500, 400 ऐसा कम होते गया था। तो यहां पे पैसे में उसको एग्जैक्टली न्यूमेरिकल काउंट नहीं कर रहे, बट कंपैरिजन चल रहा है। वहां पे क्या था, कमोडिटी लेके पैसा दे रहे थे और हर एक्स्ट्रा कमोडिटी के लिए हम कम कम पैसा देने के लिए रेडी थे। यहां पे एक कमोडिटी बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी आपको सैक्रिफाइस करनी है।
तो पहली कमोडिटी जो थी आपकी फूड, उसको आपने बढ़ाया 1 से 2, तो आपने क्लोथिंग सेक्रीफाइस किए 6। अगली बार जब वो 1 से ही बढ़ा, याद रखना यहां इंक्रीज हर बार 1 से हो रहा है, बट यहां जो कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है वो पहले 6 का था, फिर 2 का था, फिर 1 का था। मतलब ही ये है कि जैसे जैसे फूड बढ़ रहा है, फूड की इंटेंसिटी कम हो रही है और क्लोथिंग की इंटेंसिटी बढ़ रही है। और इसीलिए पहले एक फूड के लिए जहां हम 6 क्लोथिंग सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी थे, अब हम सिर्फ 2 कर रहे हैं या 1 करें। वापस एक बार, 6 के बाद 2 ही होगा ऐसा जरूरी नहीं, बट इतना पक्का है कि अगले वाले के लिए पिछले वाले से कम रहेगा। तो अगर यहां 6 किए हैं तो यहां अगर 6 किए हैं तो डेफिनेटली आगे 6 से कम और फिर और कम। और इसी को हम बोल रहे हैं कि दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्लाइनिंग। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्लाइनिंग। हर बार जब जब आप एक फूड बढ़ा रहे हो, क्लोथिंग सेक्रीफाइस करने का रेट जो है आपका कम हो रहा है। और इस तरीके से आपका इंडिफरेंस कर्व बनेगा कॉन्वेक्स। याद रखना, इंडिफरेंस कर्व की डायग्राम में हमने जो देखा वो डाउनवर्ड भी था और उसका स्लोप जो था ओरिजिन के लिए कॉन्वेक्स था। अगर आपने वो अच्छे से ध्यान दिया होगा, नेक्स्ट इस पे भी हम डायग्राम देखेंगे ही। तो वो डाउनवर्ड होने का रीजन अलग है और कॉन्वेक्स होने का अलग। डाउनवर्ड इसलिए है क्योंकि रिलेशन जो है गुड्स में इनवर्स है, और कॉन्वेक्स इसलिए क्योंकि एमआरएस डिक्लाइनिंग है। सो ये बेसिक टेबल है इंडिफरेंस कर्व। ये भूलना मत, ये कंज्यूमर प्रेफरेंसेस से डिसाइड हो रहा है। सो 1 यूनिट ऑफ फूड एंड 12 यूनिट ऑफ क्लोथिंग में जब हम उसको पूछते हैं कि एक और फूड दिया तो कितने क्लोथ सेक्रीफाइस करोगे सो दैट यू विल हैव सेम सेटिस्फैक्शन, तो ये कंज्यूमर ही बता रहा है कि मैं 6 छोड़ सकता हूं। इस एग्जांपल में हमने 6 पकड़ा, हो सकता है कोई कंज्यूमर 5 बोले, 4 बोले, वो जो भी है, बट इतना पक्का है कि वो छोड़ेगा और इसीलिए वो इनवर्स रिलेशन और डाउनवर्ड स्लोप आएगा। बट हर बार ये सेक्रीफाइस करने की इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि अब फूड, तो फूड बढ़ते, फूड फूड वही फूड गेन करने के लिए सेक्रीफाइस की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। पहले मैं 6 छोड़ने के लिए तैयार था क्योंकि फूड काफी कम था, बट अब अगर आप फूड बढ़ते जा रहा है तो मैं अब, और क्लोथिंग कम होते जा रहा है तो अब मैं ज्यादा क्लोथिंग सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। इसीलिए एमआरएस डिक्लाइनिंग है, और एमआरएस डिक्लाइनिंग है इसीलिए इसका स्लोप जो है वो कॉन्वेक्स है। ये उसका इंडिफरेंस कर्व बनेगा। अगर ये टेबल जो आपने देखा है इसको अगर हम डायग्राम प्लॉट करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन ए जहां क्लोथिंग 12 है और फूड 1, फिर बी 6 एंड 2, यहां पे देख सकते हो सी ऑप्शन में फूड 3 है और ये 4, और यहां डी ऑप्शन में हम देख सकते हैं फूड 4 एंड क्लोथिंग इज 3, या 2 एंड 4 के बीच में। मतलब ही ये है, every time we increase the food there is declining in clothing। every time जब जब फूड बढ़ रहा है तब तब क्लोथिंग कम हो रहा है, ये ध्यान रखना। जैसे फूड बढ़ कम हो रहा है तो ये जो रिलेशन है ये है आपका इनवर्स, और इसी वजह से जो स्लोप है वो डाउनवर्ड रहेगा। तो इंडिफरेंस कर्व का पहला फीचर हमने कवर किया है, दैट इंडिफरेंस कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन। अब अगर एक कॉम्बिनेशन से दूसरे पे जाना है तो एक बढ़ेगा तो कम होगा। आप उस टेबल को रिवर्स भी देख सकते हो, जब अगर क्लोथिंग बढ़ रही है तो फूड सेक्रीफाइस हो रहा है, या फूड बढ़ रहा है तो क्लोथिंग सेक्रीफाइस होगा, तभी वो सेटिस्फैक्शन इक्वल रहेगा, नहीं तो क्वांटिटीज ज्यादा हो जाएगी जैसे हमने डिस्कस किया था। आई होप ये सबको समझ में आ गया हो। इसी वजह से स्लोप डाउनवर्ड है। नाउ इसी स्लोप की एक हमने देखी, दैट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये कॉन्वेक्स है। नाउ कॉन्वेक्स होने का रीजन है एमआरएस इज डिक्लाइनिंग। याद रखना, डाउनवर्ड का रीजन अलग, कॉन्वेक्स का अलग है। क्वेश्चन आता है, डाउनवर्ड आता है और बोलता है कॉन्वेक्स है ऑप्शन में, वो गलत रहेगा। डाउनवर्ड इसलिए क्योंकि गुड्स का कॉम्बिनेशन इनवर्स है, और कॉन्वेक्स इसलिए क्योंकि एमआरएस डिक्लाइनिंग है। तो आप देख सकते हो यहां पे जो डायग्राम है, एवरी टाइम फूड इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4।
हर बार फूड जो है एक एक यूनिट से बढ़ा है, बट जो डिक्लाइन है क्लोथिंग का, जो वाई एक्सिस पे है, वो कम कम होता गया। फर्स्ट टाइम ऑप्शन में आप देख सकते हो इट हैज बीन डिक्लाइन बाय दिस मच, एक यूनिट से फूड बढ़ा और 6 यूनिट, ये जो डिक्लाइन है आप यहां देख सकते हो, ये डिक्लाइन जो है, ये डिक्लाइन जो है दैट इज 6 यूनिट्स। सेकेंड टाइम 2 से जब हम 3 पे आए, 1 से 2 आए तो 6, 2 से 3 जब आए तो फूड का गेन सेम है, एवरी टाइम फूड इज इंक्रीजिंग बाय 1 यूनिट, फूड 1 यूनिट से बढ़ रहा है। अब सेकेंड टाइम जो कम हुआ है वो हुआ है सिर्फ, आप देख सकते हो ए से बी आए, फिर बी से सी अगर आए, ये डिक्लाइन देखिए, फर्स्ट वाला डिक्लाइन 6 यूनिट का था, सेकेंड वाला डिक्लाइन इज ओनली 6 to 4, 2 units. And third time, the increase in food is same, but this decline is again only 1 unit. And that's why this slope is convex to origin. अगर in case ये particular relation जो हम देख रहे, if MRS is कांस्टेंट, अगर एमआरएस कांस्टेंट होता मींस हर बार ए का एक्स का फूड का इंक्रीज और क्लोथिंग का सैक्रिफाइस अगर सेम होता कि फूड 1 से बढ़ रहा है, क्लोथिंग हर बार 3 से कम हो रहा है या 2 से कम हो रहा है, देन उस केस में दिस इंडिफरेंस कर्व वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन, अगर एमआरएस कांस्टेंट होता। और अगर एमआरएस ऐसा होता नहीं है, बट अगर एमआरएस इंक्रीजिंग होता देन उस केस में ये स्लोप जो है ये कॉनकेव होता। अगर एमआरएस इंक्रीजिंग होता तो ये एमआरएस इंक्रीजिंग का रिलेशन है, ये कांस्टेंट का है, और डिक्रीजिंग के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये कॉन्वेक्स होता है। ये एग्जैक्टली इसलिए हो रहा है बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ एक्स एंड वाई, उस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर हर बार ये डिक्लाइन सेम होता तो ये कांस्टेंट आ जाता और स्ट्रेट लाइन होती, अगर इंक्रीजिंग होता ये कॉनकेव होता। याद रखना एमआरएस डिक्लाइन है इसलिए कॉन्वेक्स है, अगर इंक्रीजिंग होता तो कॉनकेव होता, और अगर ये कांस्टेंट होता तो ये स्ट्रेट लाइन होती। क्या ऐसा किसी सिचुएशन में हो सकता है? एक सिचुएशन हो सकती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि एमआरएस कांस्टेंट हो सकता है। बाकी हम अभी इस चीज का फोकस ध्यान रखना है। तो इंडिफरेंस कर्व के दो फीचर हमने देखे, एक वो डाउनवर्ड होता है, दूसरा वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। अब इसी इंडिफरेंस कर्व के लिए आपके पास ये पर्टिकुलर डायग्रामेटिक सिचुएशन या ये डायग्राम सिचुएशन समझने के लिए आपके लिए एक होमवर्क है। ये 3 टेबल दिए गए हैं जिसमें आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो एक्स और वाई, इनकी वैल्यूज दी गई है, और ये वैल्यूज आपको एक्चुअल ग्राफ पे या रेगुलर पेपर पे भी, लेकिन प्रॉपर मेजरमेंट लेके ड्रॉ करने हैं। ये 3 टेबल है, तीनों टेबल के 3 अलग अलग डायग्राम्स होने वाले, और जब ये तीनों के आंसर आप निकाल लोगे तो आपको ये कॉन्वेक्स, कॉनकेव और स्ट्रेट लाइन होने का लॉजिक और अच्छे से समझेगा। तो अच्छे से इनको ड्रॉ करना है, और कल हम फिर देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट है। आगे फिर रीडिंग। तो इंडिफरेंस कर्व का कुछ बेसिक स्टडी हमने किया कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, कैसे दिखता है। अब हम उसका थोड़ा थ्योरी रीड कर लेंगे जो आपको मॉड्यूल्स में दिया होता है। लेट्स स्टार्ट विथ इंडिफरेंस कर्व। What are indifference curve? The ordinal analysis of demand here will be discussed. The one given by Hicks and Allen is based on indifference curve. याद रखना, जैसे DMU से डिमांड एनालिसिस हुआ था, सेम वे इंडिफरेंस कर्व से भी डिमांड एनालिसिस होता है। उसको हम बोलते हैं डिमांड एनालिसिस बाय ऑर्डिनल अप्रोच, जो इंडिफरेंस से हुआ है। DMU से जो हुआ है दैट इज बाय कार्डिनल अप्रोच। जब कंक्लूड करेंगे थ्योरी तब वापस एक बार हम इस चीज को रिवाइज भी करेंगे। is based on indifference curve. An indifference curve is a curve which represents all those combination of two goods. तो ये तो क्लियर है कि यहां जो भी कॉम्बिनेशन है इट इज फॉर two goods which give same satisfaction to the consumer. Since all the combinations on an indifference curve give equal satisfaction, the consumer is
indifferent among them. So if अगर वो ऑप्शंस एक ही इंडिफरेंस कर्व पे है तो उसके बीच में वो इंडिफरेंट है, कोई भी ऑप्शन मिला तो भी चलेगा. In other words, since all the combination provide the same level of satisfaction, the consumer prefers them equally and does not mind which combination he gets. If a consumer equally prefers two product bundle, then consumer is indifferent between the two bundles. An indifference curve is also called, ये ध्यान रखना, iso utility curve और equal utility curve. These are the alternate names. याद रखना, यूजुअली अल्टरनेट नेम पे एक आधा क्वेश्चन तो आता ही है, तो जहां जहां अल्टरनेट नेम आएंगे ध्यान रखना है आपको. हमने यूटिलिटी के लिए, मार्जिनल यूटिलिटी के लिए देखा था कि दैट मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ अ कंज्यूमर इज इट्स डिमांड कर्व इटसेल्फ. ऐसे अल्टरनेटिव्स, ये यहां पे जैसे बोला कि इंडिफरेंस कर्व को आइसो यूटिलिटी, आइसो इज इक्वल, तो इक्वल यूटिलिटी क्योंकि सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है, सो आइसो यूटिलिटी और इक्वल यूटिलिटी कर्व. टू अंडरस्टैंड इंडिफरेंस कर्व, लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ अ कंज्यूमर हु हैज, जो टेबल हमने देखा था उसी का एक्सप्लेनेशन है, 1 यूनिट ऑफ फूड एंड 12 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग. ध्यान से सुनना है ये एक्सप्लेनेशन. नाउ वी आस्क द कंज्यूमर हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग ही इज प्रिपेयर्ड टू गिव अप टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ फूड. तो कितने क्लोथिंग वो गिव अप करेगा, गिव अप क्लोथिंग टू गेट एडिशनल यूनिट ऑफ अ फूड, सो दैट द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डज नॉट चेंज. क्योंकि हमें एक ही कर्व पे चाहिए और मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम है, तो हम कंज्यूमर को क्वेश्चन पूछ रहे कि अगर हमने एक फूड बढ़ाया तो आप कितना क्लोथिंग सैक्रिफाइस करोगे. सपोज द कंज्यूमर सेज दैट ही इज रेडी टू गिव अप 6 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ फूड. तो एक फूड के लिए वो पहले 6 यूनिट सैक्रिफाइस कर रहा है. वी विल हैव देन 2 कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड एंड क्लोथिंग गिविंग इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. कॉम्बिनेशन ए विच हैज 1 यूनिट ऑफ फूड and 12 units of clothing, and combination B which has 2 units of food and 6 units of clothing. Similarly, by asking the consumer further how much of clothing he will be prepared to forgo, छोड़ देना, forgo that is छोड़ देना, for successive increment in his stock of food so that his level of satisfaction remains unaltered, we get various combination as given below. So the table जो हमने analyze किया था अभी कि combination A जहां 1 food and 12 clothing है, एंड जैसे जैसे हर बार एवरी टाइम फूड इज इंक्रीजिंग बाय 1 2 3 4 आप देख सकते हो, एंड दिस सैक्रिफाइस इट्स कॉल्ड एमआरएस, पहले 6 फिर 2 फिर 1. तो इतना क्लियर है कि कॉम्बिनेशंस में अगर एक यूनिट बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, तो रिलेशन होगा इनवर्स, जिसकी वजह से स्लोप होता है डाउनवर्ड. याद रखना, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, इसकी वजह से डाउनवर्ड है. बट हर बार जो कम होने का रेट है वो एमआरएस कम कम होते जा रहा है, इसकी वजह से कॉन्वेक्स होता है. तो इनवर्स का रिलेशन अलग है, कॉन्वेक्स का अलग है. इनवर्स का रिलेशन है फूड बढ़ेगा क्लोथिंग कम होगा, दैट्स इट. बट इनवर्स होने के साथ साथ फिर वो कॉन्वेक्स भी क्यों है, क्योंकि एमआरएस जो है उसका डिक्लाइनिंग है. याद रखना, अगर ये एमआरएस कांस्टेंट होता तो फिर ये स्ट्रेट लाइन आता, और अगर इंक्रीजिंग होता तो कॉन्केव आता. जो होमवर्क के डायग्राम्स दिए हैं जैसे ही आप ड्रॉ करोगे ये एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए खुद से ही क्लियर होगा. नाउ if we plot the above schedule we will get the following figure. So ये डायग्राम आपके सामने. In figure 13 an indifference curve IC is drawn by plotting the various combination given in indifference schedule. The quantity of food is measured on the x-axis and the quantity of clothing on the y-axis. As in indifference schedule, the combination lying on an indifference curve will give the consumer the same level of satisfaction. So A, B, C, D, all these combination will give the same satisfaction to consumer. Now we can see that the slope is downward as well as it is convex. Downward because of inverse relation. Now please ध्यान रखना, this inverse relation is not any inverse relation. This inverse relation is between combination of goods. That's why, and this convex because of MRS is declining. Next, indifference map. An indifference map represents collection of many indifference curve. It's a collection, multiple indifference curve, where each curve represents a certain level of satisfaction. In short, a set of indifference curve is called indifference map. So एक से ज्यादा indifference curve आप निकालोगे डायग्राम में, so it's called indifference map. Consumer ये निकाल सकता है, he is rational and knowledgeable, so he know his own preferences and he can set these preferences. And I hope you know the higher indifference we go, it gives more quantity, so it has more satisfaction.
An indifference map depicts the complete picture of consumer's taste and preferences. In figure 14, an indifference map of a consumer is shown, which consists of three indifference curves, which is given in below this particular diagram. So there are three indifference curve, IC1, 2 and 3. So these are the different preference which consumer has, and higher indifference curve will give him a more quantity and more satisfaction. An indifference map, sorry, we'll read here. We have taken good x and y on x-axis and y on y-axis. It should be noted that while the consumer is indifferent among the combination lying on same indifference curve, he certainly prefers the combination on the higher indifference curve to the combination lying on lower indifference curve, because higher indifference curve signifies higher level of satisfaction. जितना इंडिफरेंस कर्व हायर उतना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी हायर, और वो क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स मोर क्वांटिटीज. यू शुड ऑलवेज नो द रीजन व्हाई. तो उन्होंने बोल दिया कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फेक्शन, बट क्यों? क्योंकि उसमें क्वांटिटीज ज्यादा है. Thus, while all combination of IC1 give him a same satisfaction, all combination lying on IC2 give him greater satisfaction than those lying on IC1. So again we'll see in the diagram. वैसे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट बुक की भी डायग्राम को हम इंपॉर्टेंस दे देंगे. सपोज देयर इज ए, B and C. So A, similar explanation है, A, B and C has equal satisfaction, but any combination lying on 2 like IC2, PQR, and here it is LMN. So A, B, C which lie on IC1 has equal satisfaction. P, Q, R, IC2 and L, M, N, IC3. So आपस में इनका इक्वल है, बट PQR has more satisfaction as compared to ABC and LMN has more satisfaction as compared to ABC and PQR because it lies on the highest indifference curve. So this is the entire part of indifference curve. आपके पास ऑलरेडी एक होमवर्क है, एक और होमवर्क है, एक और चीज है जो आपको सोचनी है. आपके पास ये नोट्स आपको फॉरवर्ड किए जा चुके हैं. इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको देखनी है जो आपका आज का होमवर्क है. जरूर देखना और जरूर दोनों होमवर्क कंप्लीट करना है. पहला मैं आपको दे चुका हूं, दूसरा ध्यान से देखना है, टेबल में है. तो अगर हम टेबल पे आते हैं, सो ऑन दिस टेबल नाउ ऑब्जर्व प्रॉपरली, क्योंकि इस टेबल से ही आपका क्वेश्चन बनता है. सी, टेबल में दिखाया गया है कि हर बार फूड बढ़ रहा है और क्लोथिंग कम हो रहा है. क्लोथिंग का कम होने का रेट जो जैसे हमने पहले देखा था कि 6 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो यहां हम देख सकते हैं कि एमआरएस डिक्लाइनिंग है. नाउ क्वेश्चन इज, अगर मैं ये कॉम्बिनेशन रिवर्स वे देखूं, क्या फर्क पड़ता है? मतलब अगर मैंने जैसे फूड बढ़ा के क्लोथिंग कम किया, तो अगर मैं नीचे से देखूं, क्लोथिंग से बढ़ाते बढ़ाते जाओ, तो पहला अगर हम डी ऑप्शन फर्स्ट देख रहे हैं, डी ऑप्शन में आप देख सकते हो क्लोथिंग 3 है और फूड 4. फिर जब मैं सी ऑप्शन में आया तो क्लोथिंग बढ़ा, 3 से 4 हुआ, क्लोथिंग बढ़ा और फूड कम हुआ 4 से 3. आप देख सकते हो. नाउ वी आर गोइंग रिवर्स. क्लोथिंग बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर जाते वक्त ध्यान से देखना है इसी टेबल में, फ्रॉम डी टू ए. तो मैं जब डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए रिवर्स जा रहा हूं, तब क्लोथ बढ़ रहा है और फूड कम हो रहा है. ये हम इविडेंट है कि यहां फूड 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 कम होते गया. क्लोथिंग 3 से 4, 4 से 6, 6 से 12, 3 से 4, 6 से 4 ये बढ़ता गया, और यहां जो है 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1. तो ये तो क्लियर है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, तो इसका मतलब रिलेशन इनवर्स है. नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज द एमआरएस व्हाइल गोइंग डी टू ए? जब हम A टू D आ रहे तो हमारे पास एमआरएस है. जैसे मैं A से B आया, अगर मैं ऐसा आया तो एमआरएस 6 है, B से C आया तो 2 है, C से D आया तो 1 है. नाउ क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, व्हाट इज द एमआरएस? आपको निकालने हैं एमआरएस व्हाइल गोइंग D टू C, C टू B
एंड बी टू ए, जाते वक्त आपको एमआरएस निकालना है और देखना है कि क्या वो एमआरएस कांस्टेंट है, क्या वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या वॉटेवर जो भी आपने लॉजिक लगाया है, सोच समझ के उसको अप्लाई करना और इसका आंसर निकालना। तो आपको ये 2 चीजें बोली गई है होमवर्क में। इसके साथ आज का सेशन खत्म होगा और इन्हीं कंसेप्ट्स के साथ कल क्या होता है कि वो डायग्राम एग्जैक्टली कैसे निकलते हैं और एमआरएस का क्या लॉजिक है वो हम देखेंगे। इस कंसेप्ट्स के साथ आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है।